Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's topic for discussion is the solid state. Basically solid, liquid and gases, as we all know, are the states of matter. Today we'll be discussing about solid, their properties and about the classification of solids. So what is a solid? Solid is that state of matter in which molecules are packed closely together. That means the intermolecular forces of attraction between the molecules are really very strong. So जैसे कि हम पढ़ते हैं कि फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे मैटर की, बट ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी, दैट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड बिकॉज दे कैन नॉट फ्लो. So now we'll study about the properties of solid. The molecules in solids are very tightly packed, having negligible or very less intermolecular spaces. Basically इसके अंदर जो intermolecular spaces होती है वो एकदम negligible होती हैं. They cannot move. They have the strongest forces of attraction. Generally they are hard and rigid. Like we can take an example of a table. It is an example of solid. So they have fixed shape and volume at a given temperature. Like हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड्स जो होते हैं वो अपने अपने वेसल का या फिर जिस कंटेनर में हम उनको स्टोर करते हैं वो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी शेप्स को चेंज कर लेते हैं. बट दैट इज़ नॉट विद सॉलिड. दे डोंट चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम. नाउ वी क्लासीफाई सॉलिड. Classification of solid includes basically the two types of solid, crystalline solid and amorphous solid. बेसिकली क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड होते हैं. दैट मीन्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पूरे सॉलिड में सेम ही पैटर्न में अरेंज्ड है. उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड. और एमॉर्फस में हमारा होता है कि डिसऑर्डरली फैशन होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रैंडम होते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं. दिस इज़ एमॉर्फस सॉलिड. यू कैन लुक एट द स्ट्रक्चर फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि क्रिस्टलाइन में हमारा कितना ऑर्डर्ड है सारा कुछ, हमारे पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड है. बट एमॉर्फस में दे आर नॉट इन ऑर्डर, दे आर डिसऑर्डरली अरेंज्ड. So characteristics of crystalline solid includes it consists of large number of small crystals having definite geometrical shape. जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो शेप होती है या जो इनका पैटर्न होता है वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्ड होता है. नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं थ्रू आउट द सॉलिड और इनका फिक्स्ड पैटर्न होता है. इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि इनका ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड हैं और ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं. अच्छा, हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक. एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर हम इनको डिफरेंट एक्सिस से मेजर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा. अगर चेंज होगा तो दैट इज़ एन आइसोट्रोपिक. और अगर हम इसको अलग अलग एक्सिस से जब मेजर कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, अगर ये सेम है, सारी प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, then it will be a amorphous solid. Crystalline solids show different values of some of the physical properties like electrical resistance, refractive index when measured along the different directions. अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं. एनाइसोट्रोपिक की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है. अलग अलग एंगल से जब हम इन्हें मेजर करते हैं या अलग अलग एंगल से जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जबकि एमॉर्फस में जो होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है. अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होता है थ्रू आउट द सॉलिड. मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा हाई नहीं होता है, शार्प नहीं होता है. और इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है स्लोअर रेट्स पर. ये आइसोट्रोपिक होता है. एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर हम इसकी समराइज्ड फॉर्म देखें, शेप देखेंगे तो उसके अंदर क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट शेप होता है हमारे पास. एमॉर्फस में हमारे पास इरेगुलर शेप होगा. मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि हमारा एमॉर्फस में दे ग्रेजुअली गेट सॉफ्टन, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं है. अब क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं. क्लीवेज प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि जब हम इन सॉलिड्स को किसी भी शार्प एज टूल से कट करेंगे या इनको
दो पीसेस में स्प्लिट कर देंगे तो जो न्यू जनरेटेड होंगे ना पीसेस, ये जो न्यू जनरेटेड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो प्लेन और स्मूथ होंगे। ये हमारे क्रिस्टलाइन के साथ होता है। लेकिन एमॉर्फस में अगर हम ऐसे ही कट करके ट्राई करते हैं, लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, तो हम उसको किसी भी शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट से कट करके ये पता लगा सकते हैं कि दैट इज़ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। कट करने के बाद स्मूथ और प्लेन सरफेस आ रहा है, दैट मीन्स वो क्रिस्टलाइन है। कट करने के बाद इरेगुलर सरफेस आ रहा है, दैट मीन्स वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब हीट ऑफ फ्यूजन, इनके अंदर क्या होता है, इनका क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट एंथैल्पी होती है फ्यूजन की, और इन एमॉर्फस में हमारे पास इरेगुलर या इनडेफिनेट या डेफिनेट नहीं होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आगे क्रिस्टलाइन को भी हम और काफ़ी बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कोवलेंट सॉलिड्स कई जगह पर कई क्वेश्चंस में बच्चे नेटवर्क सॉलिड्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेटवर्क सॉलिड्स आया कहाँ से। नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं बेसिकली उनको ही हम कोवलेंट सॉलिड्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 3 और कैटेगरीज में, जो है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके अंदर इस टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इनको आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके अंदर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिहाफ पर या इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर इनको ऐसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक सॉलिड्स में हैं वो आयन्स हैं, और जो हमारे मेटालिक है उसके अंदर पॉजिटिव आयन्स है, और नेक्स्ट कोवलेंट है उसके अंदर हमारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर हम इनकी फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं, इनकी बॉन्डिंग भी देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे पास डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस होते हैं। अगर यही नॉन पोलर की बात करें तो, अगर पोलर की बात करें तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वाटर में होती है। इनके फिजिकल जो नेचर होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं इनके बेसिस के अकॉर्डिंग। आयनिक सॉलिड्स में लाइक हार्ड होते हैं, हार्ड के साथ साथ ब्रिटल होते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कहीं सारे जगह पे ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनके फिजिकल नेचर को हम सॉफ्ट कंसीडर करते हैं या हार्ड। ये बेसिकली दोनों होता है। नॉन पोलर, पोलर की बात करेंगे तो वो दोनों सॉफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स भी हमारे इंसुलेटर्स होते हैं बट सॉलिड स्टेट में सिर्फ, और मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं बट कई जगह पर कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं। और कंडक्टर का एग्जाम्पल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर्स में पूछा गया है दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ग्रेफाइट कंडक्टर है। ऑल्सो ये कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ अ एक्सेप्शन हियर। ज़्यादातर क्वेश्चंस एक्सेप्शंस के बेस पर ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स की। व्हाट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा, जिस ऑर्डर में हमारे एटम्स अरेंज होते हैं या आयन्स अरेंज होते हैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम उनको पॉइंट्स के थ्रू डिनोट करते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इसके अंदर हम पॉइंट्स के थ्रू इनको डिफाइन करते हैं। क्रिस्टल लैटिस की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। इन क्रिस्टल लैटिस ईच एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन्स या इनको अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, ये एक सिंगल पॉइंट से डिनोट होते हैं जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। इनको हम जब हम इनको अरेंज करते हैं, अगर 3D अरेंजमेंट है, अगर हमने इन्हें 3D व्यू के लिए स्ट्रक्चर के इनको अरेंज किया है दैट बिकम्स अ ब्रेविस लैटिस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अ ब्रेविस लैटिस। और ब्रेविस लैटिस नेक्स्ट इज अबाउट यूनिट सेल।
यूनिट सेल जैसे पढ़ते हैं, इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, इट इज़ द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ना हर चीज़ में पढ़ी जाती है। अभी पिछले वीडियोस में हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा तो उसके अंदर मोनोसेकेराइड थी, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में पढ़ते हैं तो सेल होती है हमारी, यहाँ पर भी यूनिट सेल है। ये समझना इस को रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि ये सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो हमारे पास है इनके एंगल्स बिटवीन द एजेस और हमारे एजेस। इन एजेस को यहाँ पर मैंने डायग्राम में डिनोट किया है ABC से। इनके एंगल्स को अल्फ़ा बीटा गामा से हम करते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एजेस हैं यूनिट सेल की वो आपस में परपेंडिकुलर होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं हमारे बेसिकली प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव होते हैं जो सबसे ज़्यादा सिंपल है हमारा, इसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कॉर्नर पोजीशंस पर, मतलब कॉर्नर पोजीशंस पर होते हैं क्यूबिक सेल के या क्यूबिक शेप के। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक डॉट से मैंने डिनोट किया है इन्हें, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे सिंपलेस्ट यही होते हैं, इनका नाम भी कई बार बोला गया है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स, तो कई जगह पर सिंपल यूनिट सेल्स भी इनको हम कह देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो और पोजीशंस पर प्लेस्ड होते हैं कॉर्नर्स के अलावा या कॉर्नर्स के साथ, मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही है, उसके अलावा भी और पोजीशंस पर प्लेस किया गया है, तो दिस इज सेंटर्ड यूनिट सेल। दीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। अब हम इनको पढ़ते हैं तो दैट इज़ बेसिकली इनको इनके शॉर्ट फॉर्म्स में भी पढ़ा जाता है, FCC BCC, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में भी यही कहा जाता है। फर्स्ट इनकी क्लासिफिकेशन है बॉडी सेंटर, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब एक मतलब हमारे पास क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर्स पर तो है ही है, उसके साथ उसके सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्लेस्ड है, तो दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सी द एग्जाम्पल, दिस इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब सेंटर में एक पूरी बॉडी के एक सेंटर में हमारा पार्टिकल प्लेस किया गया, दैट इज बॉडी सेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेसेस। सो मतलब हमारे कॉर्नर्स पर तो है ही है, फेसेस जितने भी फेस हैं क्यूब के, उस फेस के एकदम मिडल में भी उनको प्लेस किया गया है, उन फेसेस पर भी है, सो दैट इज नेम्ड एज फेस सेंटर। बहुत ज़्यादा आसान है, इनके नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एंड सेंटर्ड, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 2 ऑपोजिट फेसेस। मतलब ऐसे हो सकता है 2 ऑपोजिट फेसेस, या तो अप डाउन या फ्रंट और बैक या फिर लेफ्ट और राइट, ऐसे जो एंड्स होते हैं या 2 ऑपोजिट फेसेस होते हैं उन पर पार्टिकल्स प्लेस होते हैं। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल कि कॉर्नर पर तो प्लेस हैं, एक टॉप पर भी है दूसरा बॉटम पर भी है, तो मतलब 2 ऑपोजिट फेसेस पर है। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 7 ब्रॉड कैटेगरीज में, दैट इज़ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इनके एग्जाम्पल्स हमारे जो NCERT के हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यूबिक में हम देख सकते हैं, अच्छा अभी इनको ये हमने एग्जाम्पल्स लिख तो दिए, ये हमने क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन भी कर दिया, बट इनको किया कैसे, मतलब इनको यही क्यों दिया। अब जैसे क्यूबिक में है, क्यूबिक में क्या होता है, हमारे जो एजेस हैं ABC मैंने जैसे ऊपर बताया, एजेस को डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा उन एजेस के बीच के एंगल को डिनोट करती है। अब जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में हमारे पास क्या होगा, A = B = C, मतलब हमारे तीनों एजेस सेम है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। रोम्बोहेड्रल में ये डिफरेंट हो जाएगा, A = B = C, ये तो हमारा सेम है, लेकिन अल्फ़ा बीटा इक्वल है, गामा 90 की इक्वल नहीं है, तो मतलब गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 बट अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा सेम तो है बट वो 90 के इक्वल नहीं है, 90 से कम हो सकते हैं, 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कई हाइपोथेटिकल केसेस भी होते हैं, कई हमारे प्रैक्टिकल केसेस भी होते हैं। हेक्सागोनल में हमारे पास क्या होता है, A = B बट नॉट इक्वल टू C, मतलब A और B इक्वल है, C के इक्वल नहीं है, मतलब 2 एजेस हमारी सेम है, थर्ड वाली हमारी या तो छोटी है या बड़ी है। नेक्स्ट होता है अल्फ़ा = बीटा = 90 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा यानी कि 2 एजेस के बीच का तो
मतलब 2 एंगल्स तो हमारे सेम है जिसके बीच के, दैट इज़ 90 डिग्री, बट गामा 120 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। ऐसे ही टेट्रागोनल का है। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में मतलब हमारे पास कंडीशन डिफरेंट है। फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक की यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो कंडीशंस डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक के डिफरेंट है। लाइक मोनोक्लिनिक में हमारा क्या देखा है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल टू 90 और बीटा इज इक्वल अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा और जो गामा है हमारे वो 90 डिग्री के इक्वल हैं, बट जो हमारा बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट बात आती है ट्राई क्लिनिक की। उसके अंदर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। उसमें क्या है कि तीनों ही एंगल्स इक्वल नहीं है, तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सो बेसिकली इन ईच क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स। तो मतलब कॉर्नर्स के तो काउंट करके रखो, कॉर्नर्स इज इट इज़ अ मेजर वन। सो कॉर्नर्स के तो हम हमेशा कैलकुलेट करके ही रखते हैं। दैट इज़ 8 इंटू 1/8। 1/8 क्यों किया, 8 था, हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 एटम तो हमारा फिक्स है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारा क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है। अब बीसीसी का निकालेंगे तो बीसीसी में भी यही करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर वालों को तो कंसीडर करके चलते हैं हम 1 एटम के साथ, जैसे हमने ऊपर निकाला। बॉडी सेंटर पर भी है, बॉडी सेंटर पे मतलब 1 है वो भी एटम, तो इसमें भी हमारे पास 1 एटम आ गया। अब 1 + 1, एक कॉर्नर वाला एक बॉडी वाला, ये हमारे पास 2 होते हैं, तो इसकी हम वैल्यू लेके चलते हैं 2 एटम्स। एफसीसी में डिफरेंट होता है। एफसीसी में वही हुआ, पहले 8 कॉर्नर्स हैं, उसको हमने कॉर्नर्स का निकाला तो 1 एटम आया। फेस सेंटर्ड में निकाला तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, इनको हाफ एटम पर यूनिट सेल, हाफ एटम पर यूनिट सेल करने के बाद हमारा आया 3 एटम्स, तो टोटल कितने हो गए 4 एटम्स। सो इसके अंदर हमारे जो टोटल एटम्स होते हैं वो 4 हो जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की, जिसके अंदर हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं, इसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स जितने भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एफसीसी बीसीसी पर क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कैलकुलेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।